हेलो स्टूडेंट्स। अपन लोगों का एक्सक्रीशन का टॉपिक चल रहा है और आज मैं आपको एक्सक्रीशन कीटों में किस तरह से होता है इंसेक्ट्स में, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन बाय मालपिजियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट्स। कीटों में मालपिजियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन। कीटों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए मालपिजियन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं कीटों के हीमोलिम्फ में उत्सर्जी पदार्थों, जल एवं लवणों को संतुलित करती हैं। कीट मुख्य रूप से यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं, अर्थात ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। कीटों में मालपिजियन नलिका की संरचना एवं उत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन हम कॉकरोच का उदाहरण लेके समझेंगे। अब हम सबसे पहले मालपिजियन नलिका की संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आहार नाल की मध्यांत व पश्चांत्र के संगम स्थल पर स्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? जहाँ का इसका मध्यांत और पश्चांत्र आके मिलता है। ये महीन, लंबी, पीले रंग की अशाखित अंध नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं का एक सिरा बंद होता है जबकि दूसरा सिरा आहार नाल में खुलता है। मालपिजियन नलिकाएं संख्या में 60 से 150 तक होती हैं। ये 6 समूहों में विन्यासित रहती हैं। प्रत्येक नलिका 20 से 26 मिलीमीटर लंबी तथा 0.5 मिलीमीटर व्यास की होती है। इन नलिकाओं की भित्ति बड़ी घनाकार ग्रंथिल उपकला कोशिकाओं की इकहरी परत की बनी होती है। उपकला स्तर के बाहर की तरफ पेशीय तंतुओं और लचीले संयोजी ऊतक का महीन खोल पाया जाता है। कोशिकाओं के स्वतंत्र भीतरी तल पर छोटे छोटे सूक्ष्माकार माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिससे यह तल ब्रश सदृश ब्रश बॉर्डर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ब्रश का बॉर्डर होता है वैसा दिखाई देता है। पेशीय खोल के संकुचन एवं शिथिल द्वारा तरंगित गति और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उत्पन्न होता है। इसका भी मैं आपको चित्र समझा दूंगी। अब हम देखते हैं इसकी उत्सर्जन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। कॉकरोच की शारीरिक कोशिकाएं मुख्य रूप से पोटेशियम यूरेट उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हीमोलिम्फ में मुक्त करती हैं। ये नलिकाएं निरंतर हीमोलिम्फ से कुछ तरल पदार्थों का अवशोषण करती रहती हैं। इस तरल पदार्थ में पोटेशियम यूरेट, जल, कुछ लवण, अमीनो अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं। नलिकाओं के दूरस्थ भाग की कोशिकाएं अवशोषी होने के साथ साथ स्रावी भी होती हैं। ये कोशिकाएं पोटेशियम यूरेट की जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर यूरिक अम्ल, जल तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में बदलकर नलिकाओं में मुक्त कर देती हैं। सूक्ष्मांकरों की गति और माइक्रोविलाई की गति एवं तरंग गति के कारण नलिका में तरल का बहाव दूरस्थ भाग से समीपस्थ भाग की तरफ होता है। ठीक है, फ्रॉम द डिस्टल एंड टू द प्रॉक्सिमल एंड। समीपस्थ भाग की कोशिकाएं मुख्य रूप से अवशोषी होती हैं। ये तरल पदार्थ में से उपयोगी पदार्थ जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट,
लवणों, अमीनो अम्लों व जल को अवशोषित कर पुनः हीमोलिम्फ में मुक्त कर देती हैं तथा उत्सर्जी पदार्थों को आहार नाल में मुक्त कर दिया जाता है। सामान्य ताप पर मेलिपिजियन नलिका में 1 मिनट में 5 से 15 बार तक क्रमांकुंचन की गति होती है। अब आप ये देखिए मेलिपिजियन ट्यूब्यूल का टीएस और अनुप्रस्थ काट। अगर हम इसको देखें तो ये देखो, ये चारों तरफ से इसमें क्या है, पेरिटोनियल शीट, बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस, ये इसकी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बीच में लगे हुए हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ये जो बनाता है माइक्रोविलाइट के उसके कारण ये क्या है, ब्रश बॉर्डर, ये देखो ब्रश बॉर्डर, और ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, ये चारों, ठीक है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन लेमिनिडेंस। लेमिनिडेंस में उत्सर्जन, यूनियो में उत्सर्जन की क्रिया। यूनियो में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। ये अंग वोजेनस के अंग तथा केबर के अंग कहलाते हैं। वोजेनस के अंग और ऑर्गन ऑफ वोजेनस। लेमिनिडेंस में उत्सर्जन और यूनियो में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी वृक्क या वोजेनस के अंग पाए जाते हैं। वस्तुतः ये अंग वृक्क ही होते हैं। इन्हें खोजकर्ता के नाम के अनुसार इन्हें वोजेनस का अंग कहा जाता है। वोजेनस के अंग भूरे काले रंग के होते हैं तथा परिहद आवरण के नीचे महाशिराओं के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति देह गुहा या सीलोम से होती है तथा इनकी गुहा मूत्र गुहिका यूरोसील कहलाती है। प्रत्येक वक्र एक नलिकाकार संरचना होती है। नलिका या वृक्क का अग्रभाग काला तथा पिछला भाग स्पंजी भूरे रंग का एक ग्रंथिल होता है। वृक्क एक चौड़ी यू के आकार की नलिका होती है। वृक्क की पश्च या निचली भुजा जो भूरे रंग की स्पंजी एवं ग्रंथिल होती है, वृक्क का मुख्य भाग बनाती है। इसकी भित्ति मोटी होती है। पिछली भुजा आगे की तरफ एक छोटे पक्षाभ युक्त छिद्र द्वारा हृदयावरण की गुहा में खुलती है। इस छिद्र को मूत्र हृदयावरणी छिद्र और यूरोपेरिकार्डियल अपर्चर कहते हैं। अगली या ऊपरी भुजा की भित्ति पतली होती है। यह अग्रंथिल तथा पक्षाभी उपकला द्वारा आस्तरित रहती है, कवर्ड रहती है। इसे मूत्रवाहिका या यूरेटर या मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यह एक छोटे छिद्र द्वारा प्रवाल गुहा में खुलती है। इस छिद्र को वक्र छिद्र और रीनल अपर्चर कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी उत्सर्जन की कार्य की। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। वृक्क की पश्च या निचली भुजा ग्रंथिल होती है, अतः यह हृदयावरणी गुहा और पेरिकार्डियल कैविटी में आने वाले रक्त में से उत्सर्जी पदार्थों को अलग करती है। वृक्क की ग्रंथिल कोशिकाएं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर वाहिका या वृक्क की अगली भुजा में छोड़ देती है। इसमें पाया जाने वाला पक्षाभी अस्तर इन पदार्थों को आगे खिसकाता रहता है। अंत में ये उत्सर्जी पदार्थ वृक्क छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेमिनिडीज में वृक्क या वोजेनस के अंगों के अलावा परिहृद ग्रंथि और पेरिकार्डियल ग्लैंड या केबर के अंग भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यह एक बड़ी लाल भूरे रंग की
ग्रंथि संरचना होती है जो हृदयावरण उपकला की बनी होती है। यह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को हृदयावरणी गुहा में छोड़ती है। Now next is excretion in पाइला। पाइला में उत्सर्जन। पाइला में उत्सर्जन के लिए एक वृक्क पाया जाता है जो हृदयावरण के पीछे स्थित होता है। इसे भी लेमिनिडिन्स की तरह खोजकर्ता के नाम पर वोजेनस का अंग और ऑर्गन ऑफ वोजेनस कहते हैं। पाइला में वोजेनस का अंग या वृक्क मोटी भित्ति की थैलेनुमा संरचना होती है। पाइला में वृक्क बाईं तरफ ही पाया जाता है। दाहिनी तरफ का वृक्क या तो विलुप्त हो गया है या जननी वाहिनी में रूपांतरित हो गया होता है। यह एक तरफ तो हृदयावरणी गुहा और पेरिकार्डियल कैविटी से जुड़ा रहता है तथा दूसरी तरफ से यह बाहर खुलता है। पाइला का वृक्क या वोजेनस का अंग दो भागों का बना होता है। पहला है अग्र वृक्क प्रकोष्ठ तथा दूसरा है पश्च वृक्क प्रकोष्ठ और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। पहला देखते हैं हम अग्र वृक्क प्रकोष्ठ और एंटीरियर रीनल चैम्बर। यह लाल रंग की अंडाकार संरचना होती है जो हृदयावरण तथा पश्च वृक्क प्रकोष्ठ के सामने स्थित होता है। यह प्रकोष्ठ एक तरफ तो दरारनुमा छिद्र द्वारा प्रवार गुहा के क्लोम कोष्ठ में खुलता है तथा दूसरी तरफ एक आंतरिक छिद्र द्वारा पश्च वृक्क प्रकोष्ठ में खुलता है। इस प्रकोष्ठ की छत से अनेक त्रिभुजाकार पत्ती समान संरचनाएं इसकी गुहा में लटकी रहती हैं, जिन्हें पटकलियां और लैमेले कहते हैं। इन पटलिकाओं की उपस्थिति के कारण इस प्रकोष्ठ की गुहा बहुत समानीत और रिड्यूस्ड हो जाती है। इस तरह की पटलिकाओं इस प्रकोष्ठ के फर्श पर भी पाई जाती हैं। इस प्रकोष्ठ की छत में एक मध्य अक्ष पाया जाता है जिसके दोनों तरफ ये पटलिकाएं लटकी रहती हैं। इसे अपवाही प्रकोटर और इफरेंट रीनल साइनस कहते हैं। इसी तरह इस प्रकोष्ठ के फर्श पर भी मध्यवर्ती अक्ष पाया जाता है जिसे अभिवाही प्रकोटर और एफरेंट रीनल साइनस कहते हैं। यह कोटर परिआंत्र कोटर और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस की दाहिनी शाखा होती है तथा यह कई शाखाओं द्वारा पटलिकाओं की दोनों सतहों को रक्त पहुंचाती है। इसका हम चित्र डाल देंगे बाद में, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरा भाग है इसका पश्च वृक्क प्रकोष्ठ। यह एक हुक समान भूरे रंग की चौड़ी संरचना होती है। यह अग्र वृक्क प्रकोष्ठ तथा मालाशय एवं हृदयावरण तथा पाचक ग्रंथि के मध्य स्थित होता है। इसकी गुहा काफी बड़ी होती है जिसमें आंत्र तथा जनन वाहिनी की कुछ कुंडलियां पड़ी रहती हैं। इस प्रकोष्ठ की छत में अनेक रक्त वाहिकाओं का जाल बिछा रहता है जो अपवाही एवं अभिवाही वृक्क वाहिकाओं के विभाजन से बना होता है। यह एक तरफ अग्र वृक्क प्रकोष्ठ में तथा दूसरी तरफ हृदयावरणी गुहा में खुलता है। हृदयावरणी गुहा में खुलने वाले छिद्र को वृक्क हृदयावरणी छिद्र कहते हैं। पश्च वृक्क प्रकोष्ठ हृदयावरण और पेरिकार्डियम से एक बड़ी पट्टिका द्वारा अलग रहता है जिसे वृक्क हृदयावरणी पट्टिका और रीनो पेरिकार्डियल सेप्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके उत्सर्जन की क्रियाविधि, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। पाइला अमीनोटैलिक तथा यूरिकोटैलिक दोनों प्रकार का होता है क्योंकि यह अपने उत्सर्जनी अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया एवं यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। वृक्क के दोनों पक्षों में
रक्त केशिकाओं का जाल बिछा रहता है, अतः ये रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर लेते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ अग्रवृक्क प्रकोष्ठ में उपस्थित छिद्र द्वारा प्रवार गुहा में छोड़ दिए जाते हैं, जहां से ये शरीर को बाहर निकाल दिए जाते हैं। जल में रहते हुए यह अपने उत्सर्जी पदार्थों को अमोनिया के रूप में त्यागता है, जबकि स्थलीय निवास के दौरान यह उत्सर्जी पदार्थ को जल में अघुलनशील अर्ध ठोस यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालता है तथा जल संरक्षण के लिए अनुकूलन प्रकट करता है। So this is all about today's lecture. थैंक यू। आज हमारा एक्सक्रीशन का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। गुड डे, गुड बाय।